आज का दिन बेहद खास है भारत देश के लिए और देश दुनिया की नजरें टिकी हुई है आज के दिन। आज 9 जून है और आज के दिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभालने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे। वहां पर महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचे, उनको नमन किया और सदैव अटल भी पहुंचे। वहां पर भी आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को उनको नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद वहां से निकले। तो ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि देते हुए। और कुछ देर पहले की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे थे, सदैव अटल की ये तस्वीर। और सदैव अटल से पहले आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी समाधि स्थल, बापू के समाधि स्थल पर भी पहुंचे थे, उनको भी नमन किया था और श्रद्धांजलि भी दी थी। और इसके बाद नरेंद्र मोदी वार मेमोरियल, नेशनल वार मेमोरियल भी जाएंगे और शहीदों को नमन करेंगे। तो लगातार 2 टर्म में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी 2 बार, जब भी उन्होंने शपथ ग्रहण पहले किया है 2014 में और 2019 में, तभी वो राजघाट पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने नमन किया था। और ये देखिए 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक तस्वीर है जब बापू की समाधि स्थल को नमन करते हुए दिख रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी सदैव अटल की तस्वीर है जब वो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी समाधि को नमन करते हुए दिख रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिख रहे हैं। तो आज का दिन जो है बेहद खास है भारत देश के लिए और शपथ ग्रहण करने वाले हैं आज शाम नरेंद्र मोदी। इसी को लेकर के पूरे देश दुनिया की नजरें टिकी हुई है। तो देखिए आज के दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कई हमारे पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंचने वाले हैं। तो आइए अब एक एक करके आपको बताते हैं उन विदेशी मेहमानों के बारे में, जानते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए ये आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और ये देखिए यहाँ पर 7 देशों से मेहमान आने वाले हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पर आने वाले हैं। और आप देख पा रहे होंगे अहमद अफीफ जो कि सेशल्स के उपराष्ट्रपति हैं, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 7 देशों से मेहमान आएंगे जिसमें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगी, शेख हसीना पहुंचने वाली हैं। इनका संबंध नरेंद्र मोदी से काफी अच्छा है। प्रविंद्र कुमार जुगनूथ जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। और पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो 7 देशों के मेहमान आएंगे। हालांकि देखिए पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। तो शोरिंग टोबैगो भी पहुंचेंगे, रानिल विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। 7 देशों से जो मेहमान आने वाले हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार आप उनको देख पा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू भी आने वाले हैं जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं। और मालदीव के राष्ट्रपति जब यहाँ पर आ रहे हैं तो ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है, चूंकि इससे पहले देखा था आपने कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी सी देखने को मिली थी मालदीव से। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं जो कि आज भारत देश में आने वाली हैं। और आज के दिन आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में ये सभी विदेशी मेहमान पहुंचेंगे। हम के संरक्षक और गया से नवनिर्वाचित सांसद जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और जीत की बधाई भी दी। नीतीश कुमार से मिलने के बाद जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल के सवाल पर कहा कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो पूरी तरीके से वो निभाएंगे, लेकिन इस बारे में अभी किसी से भी कुछ भी बातचीत नहीं हुई है। आज एनडीए के कर्णधार हैं तो ऐसे लोगों से न मिलेंगे तो कहाँ किससे मिलेंगे, इसीलिए मिलने आए थे, शुभकामना देने आए थे। कल प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं सर। नरेंद्र मोदी जी कल शपथ लेंगे, उनको बहुत भारी शुभकामनाएं हैं क्योंकि तीसरा बार वो ले रहे हैं। 62 साल के अंतराल के बाद ये एनडीए की सरकार में तीसरी बार वो ले रहे हैं शपथ। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देंगे। जहां तक हमारी बात है, हमारी कोई बात इस संबंध में किन्हीं से नहीं होती है, लेकिन जो जवाबदेही दी जाएगी उसका निर्वहन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश सरकार एक बार फिर 10 लाख नौकरी देने के टारगेट को पूरा करने में जुट गए हैं।
चुनाव परिणाम आने के बाद मंत्रियों ने विभाग का कामकाज संभालते ही सबसे पहले नौकरी और रोजगार पर बल दिया है। वैसे आरजेडी नेता इसे तेजस्वी यादव का प्रेशर बता रहे हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने के बाद पटना की सड़कों पर एक पोस्टर की खूब चर्चा थी। उस पोस्टर का स्लोगन था रोजगार मतलब नीतीश सरकार। एक बार फिर बिहार में रोजगार या कहें कि नौकरियों की चर्चा तेज हो गई और नीतीश सरकार एक बार फिर 10 लाख नौकरी का टारगेट पूरा करने में जुट गई है। चुनाव आचार संहिता के हटते ही मंत्रियों ने रोजगार और नौकरी पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इसे आप अचानक मत कहिए। बिहार की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि युवाओं को कैसे रोजगार मिल सके। हल्ला हंगामा नहीं करते हैं। इस पद्धति में विश्वास रखते हैं कि एक्शंस स्पीक बेटर देन वर्ड्स। आपके कार्य आपके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग में 45,000 कर्मियों और अधिकारियों की बहाली होगी। पंचायती राज विभाग भी 15,610 नौकरियां देने का फैसला कर चुका है। श्रम विभाग में 4,000 लोगों को नौकरी देने का प्रस्ताव तैयार किया है। देखिए, नीतीश कुमार का मतलब विकास, नीतीश कुमार का मतलब रोजगार, नरेंद्र मोदी के मतलब विकास, नरेंद्र मोदी का मतलब राष्ट्रवाद, नरेंद्र मोदी का मतलब रोजगार। नौकरी को लेकर शुरू हुई कवायद पर सियासत तेज है। आरजेडी नेता इसे तेजस्वी यादव के प्रेशर का नतीजा बता रहे हैं। ये पिटारा नहीं खोल रहे हैं, ये अपने आप को लोगों के बीच कहीं ना कहीं स्थापित रखने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। वहीं नौकरी को लेकर सरकार की इस तेजी को राजनीतिक विश्लेषक विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले इस इशू को उठाया और जो कुछ रिक्तियों को भरने का प्रयास हुआ, उसकी क्रेडिट ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में ही सही, उसका दबाव सरकार पर था, इसे स्वीकार करना चाहिए। 2020 के चुनाव में नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा था। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर नौकरी और रोजगार चर्चा में है। चुनावी मुद्दा बनता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीट परीक्षा के नतीजों पर मचे बवाल और क्या नीट परीक्षा के नतीजे रद्द किए जाएंगे और नीट यूजी की परीक्षा एक बार फिर से कराई जाएगी, इसका जवाब एनटीए के महानिदेशक ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी समिति ने बैठक की और जांच में पाया कि कुछ केंद्रों पर समय की बर्बादी हुई और छात्रों को इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद ने। नीट की परीक्षा हो चुकी है, उसके परिणाम आ चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर कुछ हंगामा बरपा है। हंगामा क्यों बरपा है, इस बात को समझते हैं। सुबोध कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से मसला सामने आया है, अब कई छात्र जो हैं उनको संशय हो रहा है, क्या लग रहा है, विवाद क्या है और इसका क्या होना चाहिए? इसमें जो जितने भी संशय थे हमने सब क्लैरिफाई किए। इसमें जो एक संशय है जिसको लेके अभी भी बच्चों के मन में संशय हो रहा है कि जो ये 1600 कैंडिडेट्स करीब हैं 6 सेंटर पर जिनका टाइम लॉस हुआ था, उनको जो ग्रेस मार्क्स दिए गए ये किस बेसिस पे दिए गए, इसको लेके संशय था। 1600 छात्र का ही दिक्कत है या तो उसमें करीब जो ये छात्र हैं जो 1600 छात्र 6 सेंटरों के थे, उनका जो टाइम लॉस हुआ था, जो सेंटर पे जो कुछ त्रुटियां रह गई थी, उसको लेके तो उन लोगों ने कुछ कोर्ट्स में गए थे, कुछ हमको रिप्रेजेंटेशंस दिए थे और उसके बेसिस पे जो हमने कमेटी बनाई थी उसके रिकमेंडेशंस के आधार पर जो पहले एस्टेब्लिश फॉर्मूला है उसके आधार पर उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। बट अभी जो है जो इशू ये बच्चों के मन में है कि ये इसके बारे में संशय सा लग रहा है, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो ये ग्रेस मार्क्स का इशू है उसको रिविजिट करेंगे और अपनी रिकमेंडेशंस देंगे और जो रिकमेंडेशंस होंगी करीब 1 हफ्ते में आ जाएंगी। उसके बेसिस पे हम निर्णय लेके जो भी होंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहादुरगढ़ का जो सेंटर है सर, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। बहादुरगढ़ भी उन 6 में से एक सेंटर है और वहाँ का भी जो वो है क्योंकि उनके मार्क्स रिवीजन के पहले भी अच्छे थे, इसलिए उनके टॉपर हो गए या टॉपर के आसपास आ गए, उस तरीके की इशूज हैं। बट जो कमेटी है इसको पूरा इशू को देखेगी और हैंडल करेगी। आखिरी सवाल सर, इस मामले में आप छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे? वो अपील मैं आपसे
जाना चाहिए? छात्रों से ये अपील है कि जो एग्जामिनेशन पूरा हुआ है ये फुल इंटीग्रिटी के साथ हुआ है, उनको संशय नहीं उनके मन में रहना चाहिए। निश्चित तौर पे यह अपील है उन तमाम छात्रों से कि जब एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, तो छात्र भी जो कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद जो इस मामले पे आगे की कार्रवाई होगी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कमेटी पूर्ण तौर पर इस मामले पर छात्रों के साथ में है और आने वाले दिनों में इस मामले पर तमाम रिपोर्ट्स को भी साझा किया जाएगा। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पटना पुलिस ने एक ऐसे फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जिसने कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है। बताया जाता है कि ये फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर अपनी गाड़ी पर सचिव लिख करके घूमता है। हालांकि वो किसी पद पर भी नहीं है और इस फर्जी डॉक्टर ने मधेपुरा के एक अस्पताल में कुछ लोगों को दवाखाना खोलने का झांसा देकर के 12 लाख ठग लिए। इसके अलावा भी कई लोगों से विभिन्न तरह से उसने लाखों की ठगी की है। कदमकुआं पुलिस ने शिकायत के बाद इसे गिरफ्तार किया। एलबी सिंह 18 में हमसे 10 से 12 लाख रुपए लिए थे और इनका चलता था मणिपुरा में हॉस्पिटल जिसका नाम था गरीब हॉस्पिटल, और गरीब हॉस्पिटल में चलाने के लिए हमको बोले थे आपको मेडिकल स्टोर दे देंगे, वो आप चलाइएगा, उसमें दवाखाना आप चलाइएगा। उसके बाद में हमसे मांगे थे 12 लाख रुपया और हम 12 लाख रुपया उनको दे दिए एलबी सिंह। और ये डॉक्टर एलबी सिंह अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, पहला चीज तो डॉक्टर है नहीं, दूसरा चीज अपने गाड़ी में लिखते हैं सचिव। क्या चीज के सचिव है इसके बारे में सरकार को पता करना चाहिए। वो फर्जी डॉक्टर हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है और वो भोले भाले इंसान को ठगते हैं। वो बिल्कुल 420 हैं, एक नंबर के लुच्चे लफंगे हैं। और वो मेरे साथ 18 लाख रुपए की ठगी हुई, मेरे भाई के साथ में 13 लाख रुपए की ठगी हुई। सबको गरीब के हॉस्पिटल बनाने के नाम पे ये सबको हॉस्पिटल में जोड़ते हैं। हॉस्पिटल से जोड़ने के नाम पे मुझे तो समाज सेवा के लिए जोड़ा। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर है जहां पर भूमि विवाद को लेकर के गोलीबारी हुई। 3 लोगों को गोली लगी जिसमें कि एक की मौत हो गई है। मृतक जो है वो रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी थे। बताया जा रहा है कि पहले से चल रहे भूमि विवाद को लेकर के गोलीबारी हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता और समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उनके बहनोई सुरेंद्र राय को भी गोली लगी है, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। गया तो विकास कुमार का परिवार सब लोग मिलके हमारे परिवार को गोली मार दिया गया। मेरे बाबू जीजाजी के बाबूजी बैठे हुए थे कुर्सी पर, उनको गोली मार दिया, जीजाजी को गोली मार दिया, खड़े थे हम लोग को गोली मारना स्टार्ट कर दिया। कल जो है ना आड़ी ने मेर नहीं होता है, मेर पर के लिए ही दोनों आदमी का था, तो जाके कल हम सॉर्ट आउट कर दिए थे, लाइन बना दिए थे। फिर आज हम तो दूसरा जगह पंचायत कर रहे थे तो फिर ये लोग बुलाया कि फिर विवाद हो गया, तो वहाँ गए तो दोनों पक्ष को हटा ही रहे थे। उसी में बीच में वो लड़का आया और पुट गोली चलाने लगा, तो हम लोग भागे, नहीं तो हम लोग को भी लग सकता है। कितने लोगों को गोली लगी है? 3 लोगों को लगी है। हम लोग को सूचना मिली थी कि जितवारपुर चौथ गांव में एक जगह पे जमीन के विवाद में बैठक हो रहा था। उसी क्रम में एक विकास नाम का आदमी है जो 3 लोगों को गोली मार दिया है। क्या स्थिति है अभी? एक आदमी की मृत्यु हो गई है, 2 को यहाँ से रेफर किया गया है। और लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वार मेमोरियल। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। राज सिंह भी इस वक्त नजर आ रहे हैं और ये खास तस्वीर दिल्ली स्थित वार मेमोरियल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे और उनके साथ में तीनों सेनाओं के राष्ट्राध्यक्ष भी इस वक्त मौजूद हैं और वहां जाकर शहीदों को भी नमन प्रधानमंत्री करेंगे। लाइव तस्वीरें वार मेमोरियल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ में राजनाथ सिंह भी हैं। इससे पहले आपको बता दें कि सदैव अटल और उससे पहले
बापू समाधि स्थल पर पहुंचे थे और अब वार मेमोरियल पहुंचे हुए नरेंद्र मोदी यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। और आज का दिन बेहद खास है। आज शाम 7:15 बजे के करीब राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और शपथ से पहले आज के दिन नरेंद्र मोदी पहुंचे राजघाट, वहां पर बापू समाधि स्थल पर उनको नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सदैव अटल भी गए। सदैव अटल पर भी अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर उनको नमन किया, श्रद्धांजलि दी और अब वार मेमोरियल पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और देखिए वार मेमोरियल के अंदर की लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इनके साथ में राजनाथ सिंह भी हैं, शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें दिल्ली स्थित वार मेमोरियल की, शहीदों को नरेंद्र मोदी की श्रद्धांजलि। अब देखिए नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीर जहां पर नमन करते हुए शहीदों को दिख रहे हैं। Thank you.
तो तीसरी बार देश की कमान संभालने से पहले, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ से पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे वार मेमोरियल और वार मेमोरियल में पहुंच करके यहां पर शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और इससे पहले सदैव अटल गए हुए थे, वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर उनको नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। और उससे पहले बापू समाधि स्थल पर भी पहुंचे थे, उनको भी नमन किया था। लाइव तस्वीरें लगातार जारी रहेगी।